हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। और देखिए आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग सुबह में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में क्या बाबू, तो केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे देखिए टोटली क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करेंगे, यानी 50 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, सब पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार वही प्रश्न आता है वही पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 100% आता है, तो बाबू आता है तो आता है, तो यहाँ आप देख लीजिए बताया जाएगा वही प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आपको क्या करना है बाबू, फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना है। जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है बाबू, आपका ही बनाया हुआ सब कुछ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अगर आप लोग क्या किए हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट कल से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लास होने के बाद जाना है वेबसाइट पे और जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, तो askboard.in से जाके आस्क बोर्ड गूगल पे सर्च कीजिए, जाके ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। अगर नहीं आता है तो हम हैं, हम लास्ट में आपको बता देंगे कैसे आप लोग पीडीएफ और नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार बता दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम क्लास को स्टार्ट कर दें। तो चलिए बाबू स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज भूल गए हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, ग्रुप में भी जुड़ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो बाबू चलिए एक एक प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न, ये सब क्या है बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब बताइए यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक बार जवाब दीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वो होता है जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा, तो बाबू हमारा जो कांच होता है, ग्लास होता है, ये सब क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। और सुबह सुबह बाबू फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन एकदम मजा आएगा, एकदम बिल्कुल मजा आएगा। सभी बच्चे एकदम सिर्फ यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन को सही करते चलिए। अब यहाँ देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसका जवाब दीजिए कि शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है, तो बाबू अगर आपसे पूछे कि शुद्ध जल की मूलरता, तो शुद्ध जल की मूलरता कितनी होती है, तो 55.55 होता है बाबू। कितना होता है, 55.55। शुद्ध जल की मूलरता 55.55 होता है। ये आपको याद रहेगा, 110% इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने का दर निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। और ये आ गया बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
सभी बच्चे जवाब दीजिए यहाँ पे कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर हो वो सक्रिय भार पे, सक्रिय मात्रा पे निर्भर करता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी अभिक्रिया की दर निम्नलिखित पे से किस पे निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है बाबू किस पे, तो सक्रिय मात्रा पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है पूरा। यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसी वीडियो में है। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बाबू याद करते चलना है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थानों में पकड़ लिए जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं, उसे हम लोग कौन सा दोष कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन बाबू फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए पूछा गया है आपसे कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा, कौन सा आयन, ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में अगर पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होगा, तब होता है बाबू एफ सेंटर दोष। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सेंटर यहाँ पे क्या होगा बाबू, दोष होगा। ये आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे को याद रखना है। क्या होगा, एफ सेंटर दोष होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो बाबू यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जात गुण वाला है। और ये तो 100% हम लिख के देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मतलब रहेगा तो रहेगा कि साजात गुण वाला कौन है। बाबू ये पूछा जाता है, एकदम 110% है कि ये पूछा जाता है कि साजात गुण वाला कौन है। तो बाबू निम्नलिखित में से साजात गुण वाला कौन सा है। तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए जो प्रसरणी दाब होता है हमारा, प्रसरणी दाब होता है वो क्या होता है, सहजात गुण वाला होता है। प्रसरणी दाब क्या होता है बाबू, सहजात गुण वाला होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो आपको बिल्कुल भी क्या करना है बाबू, बिल्कुल भी आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सेल है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए वो जो ईंधन सेल होता है, कौन सा होता है, जो फ्यूल सेल। ईंधन सेल को क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल मतलब क्या, ईंधन। ईंधन सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो ईंधन सेल का कार्य ही होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक अभिक्रिया को किसमें, केमिकल अभिक्रिया को किसमें कर देगा बाबू, विद्युत एनर्जी यानी विद्युत यहाँ पे देखिए ऊर्जा में कर देगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ देखिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र रहता है, कौन से कारण से। अब यहाँ देखिए कौन सी घात से, कौन से कारण से। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़िए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल यहाँ देखिए स्वतंत्र है, किसके लिए, तो प्रारंभिक सांद्रता पे। किस पे बाबू, प्रारंभिक सांद्रता पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता का। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है तो प्रारंभिक सांद्रता पर ही होता है। किस पे होता है, प्रारंभिक सांद्रता पे ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि बेरवादार ठोस कौन सा होता है। चलिए बाबू उड़ाइए इस प्रश्न को कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा। अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा कि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेरवादार ठोस किसे कहते हैं। तो बाबू बेरवादार ठोस यहाँ देखिए उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, रबड़ हमारा क्या होता है, रबड़ जो होता है हमारा होता है बेरवादार ठोस। क्या होगा बाबू, रबड़ जो होता है हमारा बेरवादार ठोस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। एक पूछा जाता है रवादार ठोस, तो रवादार ठोस अलग होता है, लेकिन पूछा गया है बेरवादार ठोस, तो बेरवादार ठोस का उदाहरण हमारा रबड़ हो जाएगा। कांच भी क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कांच भी बेरवादार ठोस होता है। अब यहाँ देखिए किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा बार ये प्रश्न आ गया है आपके एग्जाम में, तो अब की बार भी ये पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ देखिए किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किस पे नहीं पड़ेगा, तो जो मूल लता होगा और जो मूल प्रभाव। देखिए यहाँ पे
मूल लता और मूल प्रभाज पे क्या होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे छात्र। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। और सुबह सुबह एक बार आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सके। सभी बच्चे एक बार दबा के लाइक कीजिए तो, और एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। सभी बच्चे इतना करिए, फटाफट क्लास होगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन याद होगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आसान होता है। आगे आएगा बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। सिर्फ आप लोग पढ़ते चलिए, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा बाबू, तो जितना भी ये स्टोरेज बैटरी होता है, बैटरी में कौन, जितना भी स्टोरेज बैटरी होगा वो सारा द्वितीयक सेल में आता है, सेकेंडरी सेल में आता है। तो यहाँ पे देखिए लेड स्टोरेज बैटरी है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक याद रहेगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। इसी प्रकार का तैयारी तो आपको रखना है, बिल्कुल मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के समान हो। देखिए कहने का मतलब है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है अभिक्रिया के दर के समान है। तो जब दर और दर स्थिरांक की इकाई समान होता है तो हम आपको क्या बतलाएं कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें दर और दर समान यहाँ पे होता है। तो दर और दर किसमें समान होता है, तो बाबू दर और दर कभी भी याद रखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया में समान होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये सभी पढ़ाया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये क्या है बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिर्फ ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो ये सभी क्वेश्चन तुम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार पढ़ाना भी ये बहुत ज्यादा जरूरी था। एक तो आपको रिवीजन हो जाता, दूसरा में यहाँ पे देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक स्पेशल क्लास भी हो गया आपका, और एक तो रिवीजन भी हो गया। यानी बहुत सारे फायदे हैं, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो 100 बार पढ़िएगा तो आप ही को फायदा होगा। तो यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्साइड है जो लौ चुंबकीय प्रदर्शित करेगा। तो लौ चुंबकीय कौन प्रदर्शित करता है बाबू, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लौ चुंबकीय यहाँ पे कौन करता है, CrO2 करता है। कौन, CrO2 जो होगा हमारा लौ चुंबकीय प्रदर्शित करेगा। क्या बाबू, CrO2 लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे आप लोग Fe3O4 मत मार दीजिएगा, नहीं तो ये बाबू गलती हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन एंटी फ्रिज का कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बाबू कई बार आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन कराते हैं बाबू सब इंपोर्टेंट ही हम कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। अब देखिए कि निम्नलिखित में से एंटी फ्रिज का काम कौन करता है। एंटी फ्रिज का काम पूछा है, एंटी फ्रिज का काम कौन करेगा, तो इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, जो इथिलीन ग्लाइकोल होता है हमारा एंटी फ्रिज का कार्य करता है। इथिलीन ग्लाइकोल हमारा क्या करता है बाबू, एंटी फ्रिज का कार्य करता है, एंटी फ्रिज का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है, सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। अब यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद है बाबू, हम जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद फिर से करना है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में शून्य विभव होता है, क्यों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में शून्य विभव होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं बाबू कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है तो इलेक्ट्रोड विभव को ही हम लोग क्या बोल लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। इसलिए क्या होता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग मानते हैं शून्य। तो जब इसको शून्य मानेंगे तो यहाँ पे हमको विभव भी क्या होगा, शून्य न होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तो कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई। चलिए शून्य कोटि के लिए कोई बच्चा है जवाब देने वाला, कोई बच्चा है सबसे तेज जो सबसे फास्ट जवाब देगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई। तो शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ये आप लोग एकदम माइंड में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बाबू आता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शून्य कोटि का पूछा है तो शून्य कोटि के लिए हो जाएगा मूल एल इनवर्स और एस इनवर्स। क्या होगा बाबू,
मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स होगा। किसके लिए? तो देखिए बाबू पूछा गया शून्य कोटि के लिए। अगर प्रथम कोटि के लिए पूछा गया तो प्रथम कोटि के लिए समय का इनवर्स हो जाता, टाइम का इनवर्स हो जाता। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला यहाँ आप देखिए कि क्रिस्टल होते हैं। क्या चल रहा है बाबू? फिजिकल केमिस्ट्री। आपको याद दिलाते चल रहे हैं कि चला रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वीवीआई सभी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए कि क्रिस्टल होते हैं बाबू, तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल हमारे होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? 7 नहीं बाबू, 7 आंसर मत दीजिए, गलती होगा। क्रिस्टल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र हमारे 7 होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7, लेकिन क्रिस्टल होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ये बताना है। तो राउल्ट नियम से बाबू कौन? धनात्मक विचलन, ऋणात्मक नहीं। देखिएगा यहाँ पे ऋणात्मक विचलन भी दिया रहता है, कभी कभी ऋणात्मक विचलन भी दिया रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? तो धनात्मक विचलन बाबू प्रदर्शित करता है कौन? तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म करता है। कौन बाबू? बेंजीन और क्लोरोफॉर्म क्या करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। याद हो रहेगा बाबू, ये क्वेश्चन याद रहेगा, 110% आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। अगला यहाँ आप देखिए किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। चलिए, और जितने भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं और जिनको नहीं आता है लास्ट तक रुकेंगे, हम बताएंगे ऑनलाइन टेस्ट कहाँ मिलेगा और आपको पीडीएफ कहाँ पे दिया जाएगा। सभी बच्चे एकदम रेडी रहिएगा लास्ट तक। और जितने बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देने का मन है सभी बच्चे एकदम ऑनलाइन टेस्ट देंगे। चलिए यहाँ आप देखिए किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो किसी भी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? तो उसके जो आयंस होते हैं उनकी संख्या के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयंस देखिए कहाँ पे, हाँ देखिए इनके आयंस यानी आयनों की संख्या पे धन आयन कितने हैं, ऋण आयन कितने हैं। किसी भी विलयन की, किसी भी सॉल्यूशन की यहाँ देखिए जो चालकता होगी वो किसके समानुपाती होगी? तो आयनों की संख्या के, कि कितने उसमें पॉजिटिव आयन है, कितने निगेटिव आयन है, इसी की संख्या के क्या होती है बाबू? वो समानुपाती होती है। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है? और ये सभी क्वेश्चन क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है बाबू। फिजिकल केमिस्ट्री से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है तो बाबू हम क्या बतलाएं? समय का इनवर्स होता है। क्या बाबू? यहाँ पे याद रखिएगा, क्या क्या होता है बाबू? होता है समय का इनवर्स होता है, यानी टाइम का इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से जो मिलाकर निर्देशांक बनता है वो क्या बनता है? जल्दी से जल्दी एक बार आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सभी स्टूडेंट एक बार आंसर देंगे, सभी स्टूडेंट एक बार बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पूछा गया है कि किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलके जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलके जो निर्देशांक बनता है वो होता है हमारा समान। बाबू क्या होता है? समान होता है, एक समान होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बाबू हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? और ये ऐसे क्वेश्चन है जो 110% बाबू पूछा ही जाता है। अणु संख्या गुणधर्म कौन है, कौन प्रासरण दाब है, ये पूछा जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, ये पूछा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है तो अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन सा होता है? तो हिमांक का उन्नमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, प्रासरणी दाब जो होता है हमारा क्या होता है? अणु संख्या गुणधर्म होता है। लेकिन नहीं पूछा है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? अणु संख्या गुणधर्म हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। बिल्कुल यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। सभी बच्चे एक बार बताइए, सुबह का टाइम है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी बच्चे बताइए। यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चों को समझ में भी आना चाहिए क्योंकि क्लास इतना बेहतरीन होता है कि सभी बच्चे को समझ में आ ही जाता होगा। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न
प्रश्न क्या है कि K4 एफिशिएंसी में Fe का प्रसंस्करण, और प्रसंस्करण ये बाबू 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब की बार ये यहाँ पे देख लीजिए 100% हमको लगता है आएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि K4 एफिशिएंसी में Fe का प्रसंस्करण, तो K4 एफिशिएंसी में Fe का प्रसंस्करण होता है D2sp3। क्या बाबू? D2sp3 होता है, D2sp3 होता है। हमारा क्या होगा बाबू? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। क्या होगा बाबू? सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। और बाबू यहाँ देखिए हमारे चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी प्लीज कृपया करके उसको 50,000 में बदल दीजिए। बाबू 40,000 होने वाला है, प्लीज कृपया करके इसको 50K में बदल दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए आप लोग। जिस दिन 50K होगा हम लाइव आएंगे, आपको दिखाएंगे, हम अपना खुशी भी दिखाएंगे कि हम कितना ज्यादा खुश से बाबू 50K सब्सक्राइबर लेके, और उससे ज्यादा खुश होंगे आप लोगों की इस प्यार की वजह से, बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे कि K4 एफिशिएंसी में Fe का प्रसंस्करण तो D2sp3 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, बहुत बार समझा चुके हैं आपको कि किसी ठोस पे, याद रखिएगा, किसी ठोस पे द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। तो अगर किसी ठोस पे द्रव का परिक्षेपण होगा तो ठोस पे द्रव का परिक्षेपण कहलाता है बाबू जेल। यहाँ पे याद रखिएगा ठोस पे द्रव, ऐसे याद रखिएगा, ठोस पे द्रव क्या बनेगा? जेल बनेगा। ठोस पे द्रव जेल बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। पूछा गया है आपसे कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज यानी पैकिंग दक्षता कितना होता है। तो HCP अगर लिखा हुआ है तो HCP में क्या होगा? HCP में होता है 0.74। क्या? 0.74 पैकिंग दक्षता, यानी आप देखिए पैकिंग दक्षता होता है। खाली स्थान यहाँ पे देख लीजिए 0.26 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि H3PO3 क्या है? H3PO3 एक क्या है? तो H3PO3, तो बाबू यहाँ पे त्रिभाषमिक कभी आंसर मत दीजिएगा, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो गुमराह कर देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। क्या? तो H3PO3 क्या है बाबू? हमारा है द्विभाषमिक अम्ल। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। आप लोग सही कर लीजिएगा बाबू, बिल्कुल यहाँ पे सबको सही करना है क्योंकि क्लास इतना बेहतरीन चल रहा है, सभी बच्चे को सही करना है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, एक कूलम्ब बराबर होता है कितने के? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो कूलम्ब होगा वो कितने के बराबर होगा। तो एक कूलम्ब कितने के बराबर होता है? तो बाबू यहाँ देखिए 96,500 अगर कूलम्ब दिया होता तब आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है? यहाँ पे लिख दिया है फैराडे। तो फैराडे दादा को क्या करेंगे? काट कूट के हटा देंगे, क्योंकि आप देखिए फैराडे दादा का नाम नहीं चलेगा, कूलम्ब भाई का नाम चलेगा। किसका? कूलम्ब भाई का नाम चलेगा, फैराडे दादा का नाम नहीं चलेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए एक कूलम्ब बराबर होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो बाबू कितने के? 6.24 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है किस पे? तो एक कूलम्ब बराबर होता है इतना के। तो यहाँ पे देख लीजिएगा होगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। तो यहाँ पे इसको सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? एंजाइम जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? एंजाइम का पूछा है बाबू कि एंजाइम जो होता है किस प्रकार की क्रिया की गति को बढ़ाता है। तो ये जो एंजाइम होता है क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तब ये क्या करता है? अपनी गति को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जरूर होगा सक्रियण ऊर्जा कम करके। देखिए हाँ, देखिए ए ऑप्शन में दिख रहा है एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो ये बढ़ाता है बाबू सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम कर देता है और अपने गति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। आप लोग इसे सही कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है यहाँ पे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे को याद होगा, लेकिन जिसको याद नहीं होगा समझ लीजिए कि उसका तैयारी कुछ खास नहीं है बाबू, उसका तैयारी बिल्कुल यहाँ पे 10-20% है अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो। यहाँ पे देखिए मूल क्रिस्टल, मूल अगर लगा दे तो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं हमारे कितने? 7।
और यहाँ देखिए संभावित आकाशीय जालक में कितने होते हैं, तो बाबू वो होते हैं 14। तो यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, मूल पूछा है तो कितना होगा हमारा 7 होगा, संभावित पूछेगा तब क्या होगा 14 होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस विलयन, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर, तो बाबू ताप पे कौन नहीं करता है, सबको पता है कि ताप द्वारा स्वतंत्र जो होता है, जिस पे ताप का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होता है, मूल लता और मूल प्रभाज होता है। तो मूल लता दिया है तो यहाँ पे हम लोग मूल लता पे ही क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, इसको सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग, फिर से बता रहे हैं बाबू फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, क्या चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, यदि अभिक्रिया का वेग, और ये 3 से 4 बार दिया हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं बाबू, तो दिए हुए अभिकारक या यहाँ देखिए क्या है, अभिक्रिया या प्रतिक्रिया के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसका घात 2, इसका घात कुछ नहीं है, 1 मिला दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, क्या होता है 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है बाबू, तो ये क्वेश्चन आपको करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टल लाभ कोलाइड से भिन्न होते हैं, जो क्रिस्टल लाभ होते हैं वो कोलाइड से भिन्न होते हैं, एकदम अलग होते हैं, किस कारण से, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। जो क्रिस्टल लाभ होते हैं कोलाइडी से बाबू भिन्न होते हैं, किस कारण से, तो कणों के आकार में पूरा भिन्न होते हैं। जो क्रिस्टल लाभ होते हैं कोलाइडी से वो अलग होते हैं, किस में, तो वो कणों के आकार में अलग होते हैं, किस में, तो बाबू याद रखिएगा, ना आकृति में अलग होंगे, ना यहाँ देखिए वैद्युत व्यवहार में अलग होंगे, ना विलयता में, किसी में नहीं होंगे। अगर यहाँ देख लीजिए क्या होंगे, अगर भिन्न होंगे, अलग होंगे, तो वो कणों के आकार से भिन्न होंगे, कणों के आकार से अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन राइट। क्या होगा बाबू हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, तो बाबू 20 सीसी के लिए खाली जगह, तो सबसे पहले जानिए कि 20 सीसी में अगर हम लोग जानते हैं कि 68% अगर भरा रहता है, पैकिंग दक्षता इसका 68% है, तो वॉइड्स यानी खाली जगहों की प्रतिशत कितनी होगी, घटा दीजिएगा, निकल जाएगा 32%। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, आपको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी इसमें से कौन होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कर जाता है, निकल जाता है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलेगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकलता है, तो बाबू विलायक के जो अणु होते हैं, जो विलायक के अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। और यहाँ देखिए अणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और क्या होते हैं बाबू, बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा विलायक के जो अणु होते हैं और विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, ये याद रखिएगा, जटिल आयन भी नहीं निकल पाते हैं, तो ये साथ में आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए 34 नंबर, अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी स्टूडेंट, कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो बाबू किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करेगा, तो देखिए किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पे, तो धातु की प्रकृति पे, सेल में धातु आयन की सांद्रता पे, तापक्रम पे यानी टेम्परेचर पे। देखिए इसमें यहाँ देखिए उपयुक्त सभी, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सही कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, तो इसको आपको सही कर ही देना है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि अभिक्रिया इतना दिया है, फिर वही क्वेश्चन है, पूछेगा इसमें से जरूर एक क्वेश्चन तो रहता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि तो हम कई बार समझा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि दिए हुए घात के यानी दिए हुए अभिकारक के या प्रतिक्रिया के जो घात होगा उसके योग को, जो घात होगा यानी इसके घात ये है, इसका घात ये है, इसके योग को यानी इसके जोड़ को। तो देखिए यहाँ पे इसका घात 3, इसका घात क्या बाबू 2, मिला के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना रहता है, इसी प्रकार आपको सॉल्व भी करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक धातु का रवाकरण
यहाँ आप देखिए हेक्सागोनल पैकेज में है, HCP संरचना में है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन टफ होता है तो कुछ टफ नहीं है। आपके सामने सब ठीक ठाक है, आपके सामने सब मस्त है। यहाँ पे बताइए कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैकेज में है, अब यहाँ आप देखिए HCP संरचना में है, तब धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगी हमारा 12। कितना होगा बाबू, धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ आप देखिए कि यदि केशियल जलीय घोल, यहाँ आप देखिए यदि केशिया जलीय घोल 100% क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो उसका 1/2 गुणांक कितना होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए कि यदि केशिया जलीय घोल में 100% विघटित हो जाता है तो उसका 1/2 गुणांक, तो बाबू उसका 1/2 गुणांक कितना हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 96,500 कूलम, और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसको आपको सही कर लेना है बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछा गया प्रश्न है, और कई बार, एक दो बार नहीं बाबू, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट ये बताएंगे कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से जो मुक्त करता है कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा। तो 96,500 कूलम CuSO4 के घोल से कितना 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है, कितना 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए 39 नंबर प्रश्न है कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया में आता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, बचा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, बेरा पार लग जाएगा, इसको पूरा कराया जाएगा, उसको भी कराया जाएगा। 110% सभी बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेंगे, हम हैं तो पूरा तैयारी आपका करवा के ही मानेंगे। अब देखिए पूछा गया है कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन कौन सी प्रतिक्रिया की कोटि में आता है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया या प्रतिक्रिया की कोटि में आता है, तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की पोटेशियम का क्रिस्टलन, और ये पूछा गया प्रश्न है पोटेशियम का क्रिस्टलन अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। पोटेशियम का क्रिस्टलन तथा NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है मेरे बच्चे, तो कैसी होती है, तो ये होती है फलक केंद्रीय घनीय जालक में, किसमें NaCl का हो या पोटेशियम का है, K2SO4 का हो, किसका हो बाबू, या तो K2SO4 का हो या NaCl का हो। इसका संरचना अगर होगा तो फलक केंद्रीय घनीय जालक यानी FCC में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर के निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक का अवनमन किसका अधिकतम होगा, तो बाबू हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है K2SO4 का। K2SO4 का क्या होता है, हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन, यहाँ देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। ऑक्सीकरण पूछा जाता है, अवकरण पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे हम कभी कभी लाइव आके सामने एक क्वेश्चन लाते हैं, बहुत सारे बच्चों जनों की गलती आंसर हो जाता है, लेकिन इस सुबह आपको गलती नहीं करना है बाबू। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। तो अगर शक्तिशाली ऑक्सीकरण कोई पदार्थ है तो वो फ्लोरीन गैस ही है, ऑक्सीकरण पदार्थ। अगर ऑक्सीकरण पदार्थ की बात करें तो फ्लोरीन गैस हमारा क्या होता है, शक्तिशाली ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि किस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल, यहाँ देखिए L इनवर्स और S इनवर्स होता है, तो वह अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी। यानी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू। यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा कि किसी अभिक्रिया के वेग दर स्थिरांक की इकाई किसका होता है, मोल L इनवर्स और S इनवर्स किसका होता है बाबू, मोल L इनवर्स और S इनवर्स किसका होता है, हम क्या बताएं, ये होता है शून्य कोटि का। तो हमारा क्या होगा, शून्य कोटि हमारा आंसर हो जाएगा। और सभी को ऑनलाइन टेस्ट देना है, जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में भी जुड़ना है सभी स्टूडेंट को।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 44 नंबर की सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड का जालक सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है अष्टफलकीय। हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी ऑप्शन राइट। सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलकीय होता है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पे समान हो। तो अगर कोई विलयन है जिसमें प्रासरण दाब क्या हो? समान टेम्परेचर पे भी समान हो, यहाँ देखिए सामान्य ताप यानी समान टेम्परेचर पर भी समान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाबू क्या? समपरासी विलयन। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समपरासी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा एक अवरोधक है? अवरोधक किसे बोलते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा हमारा प्रवाहित ना हो सके। तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें विद्युत, यहाँ पे देखिए धारा प्रवाहित नहीं होगा। ग्रेफाइट तो अच्छा चालक होता है, एल्युमिनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, लेकिन जो डायमंड यानी हीरा बहुत कठोर यहाँ पे होता है, इससे क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। तो सेल अभिक्रिया स्वतः हो जाती है कब? तो स्वतः पूरा जब हो जाती है जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक में रखा जाए। तो यहाँ आप देख लीजिए सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। बी ऑप्शन बाबू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार ये आपके एग्जामों में आया हुआ है। अब यहाँ आप देख लीजिए 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? 8 किसका होगा बाबू? तो 8 समन्वय संख्या होता है, किसका होता है? 8 समन्वय संख्या होता है के का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। सबको पता है कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है बाबू? हमारा होता है ग्रेफाइट। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन बता दिए। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए, सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को कर दीजिए आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जितने भी ये स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए सभी बच्चे इतना कर दीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, और सबको ऑनलाइन टेस्ट देना है 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है आपके लिए बाबू क्या? HW प्रश्न। ये क्या है बाबू? आप सभी छात्र छात्राओं के लिए HW प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो प्राप्त मात्रा होगी वो कितने के बराबर होगी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे 110% इसका जवाब देंगे। सभी बच्चे को इसका जवाब देना है 110%। कॉमेंट बॉक्स में आप पूरा लिख के आज भर देना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा क्लास ये कैसा लगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे अब हम आपको बता देते हैं, जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है वो ऑनलाइन टेस्ट बाबू लोग कैसे दे, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले जो काम करना है आपको, अपने फोन में गूगल या क्रोम को फट से ओपन कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे ओपन करके सब करके दिखाएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। 110% आपको समझ में आने वाला है। चलिए 110% आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। क्या करना है? जैसे देखिए गूगल को ओपन कर दिए, गूगल को ओपन करते ही इसमें लिखना है आपको आस्क बोर्ड, ASKBORD। आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए आस्क बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। उससे नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे पीठ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आस्क बोर्ड लिखा हुआ है, यही आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आस्क बोर्ड सर्च कीजिएगा, ऐसा आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो टेस्ट कैसे देना है ये आप लोग सीख लीजिए। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बाबू सबसे पहले आपको टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। टेस्ट वाले बटन पे तो ये ऐड आएगा, जिसको आप लोग ओपन कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, ओपन कर दीजिएगा, ताकि आपका जो टेस्ट देने का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल अच्छे से आपको टेस्ट यहाँ पे देते चले जाएं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद से सबसे ऊपर वाला जो टेस्ट होता है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है। उस पर क्या करना है, सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आएगा। आपको सिंपली नीचे आते जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे आइए, सिर्फ नीचे आइए। नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखेगा,
यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, स्टार्ट का बटन देगा, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, हम आस्क बोर्ड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे ऐसा हमारा क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से आना है और ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। तो बाबू आइए फटाफट ऑनलाइन टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए और पीडीएफ इसी में रहता है, आके डाउनलोड कर लीजिए। तो बाबू थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग 50 के जरूर पूरा करवा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।